एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है किंगडम प्लांटिंग, जो कि हमारा पार्ट 4 होगा इस सीरीज़ का, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 चल रहा है हमारा क्लास 11th का। सो मैं हूँ प्रिया और आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने जो भी आपके पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल जितने भी, उनको ये जो है हमारा चैनल है उसका सुझाव दें, ट्रांसफ़र करें, लोगों को बताएं ताकि ये सब पढ़ें और सब आगे बढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम प्लांटिंग, जो कि इस टॉपिक में बेसिकली हम कवर करेंगे वायरस, विरोइड्स, प्रायंस एंड लाइकन्स को। क्योंकि किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया, जो किंगडम प्लांटे वो चैप्टर 3 में आप इसके बाद का जो चैप्टर है चैप्टर 3, जो कि किंगडम प्लांटे से रिलेटेड है, जिसमें आप पूरा डिटेल पढ़ेंगे क्या है किंगडम प्लांटे, कैसा है। नेक्स्ट हम बात करें किंगडम एनिमिलिया की, तो वो चैप्टर 4 में आएगा आपका, जिसमें आप डिटेल वर्जन पढ़ेंगे चैप्टर 4 में कि क्या है किंगडम एनिमिलिया और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सब बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। बेसिक इंट्रोडक्शन में किंगडम प्लांटे के बारे में, एनिमिलिया के बारे में मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। चैनल में बने रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। Kingdom Plantae includes all eukaryotic chlorophyll secum containing organisms commonly called plants. A few members are partially heterotropic, such as the insectivorous plants or parasitic. So firstly, Kingdom Plantae में जितने भी आपको members मिलेंगे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल कंटेन करते होंगे। क्लोरोफिल सेकेंड इनके पास प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल इनके पास प्रेजेंट होगा, और साथ ही साथ ये इनमें सारे के सारे प्लांट्स होंगे। नाउ अ फ्यू मेंबर, जो कुछ मेंबर होंगे वो हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिहेव करेंगे। वैसे सारे के सारे ऑटोटॉपिक होते हैं, बट देयर इज सम डिफिशिएंसी के कारण कुछ हेटेरोटॉपिक बिहेव करते हैं। उसमें भी कुछ हेटेरोटॉपिक में भी इंसेक्टिवोरस बिहेव करते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। अगर मैं इंसेक्टिवोरस की बात करूँ तो कुछ नाइट्रोजन की सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो प्लांट हैं वो हेटेरोटॉपिक में भी इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब कि जितने भी इंसेक्ट होंगे उनको ट्रैप करके खाना, ये सारा काम होगा। पैरासिटिक में कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर लग जाते हैं और उनसे जो भी अपना फूड है उसको गेन करते हैं, मतलब उसको लेते हैं वहाँ से। जैसे कि इसमें कुछ एग्जांपल दिया गया है, ब्लेडर वोर्स एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप भी मक्खी को जो भी हमारे मक्खी होंगे या फिर कोई और ऐसे होगा जो ऊपर से उड़ के जाएगा उसको ट्रैप करके खाने वाला है। ब्लेडर वॉर्ड भी एक तरह से आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट में आने वाला है। ये सारे के सारे इंसेक्टिवोरस प्लांट के एग्जांपल हैं। कैस्कटा इज़ अ पैरासिटिक। कैस्कटा एक पैरासिटिक है जो अदर प्लांट्स के ऊपर लग के अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेता है। Now, the plant cells have a eukaryotic structure with the prominent chloroplast and cell wall mainly made of cellulose. तो इससे पहले मैंने इतना आपको किंगडम फंजाई पढ़ाया, उसके पहले मैंने किंगडम मोनेरा की बात की, तो मैंने कहीं भी सेल वॉल में सेलुलोज जैसा टर्म यूज़ नहीं किया। मतलब सेलुलोज जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ किंगडम प्लांटे में ही यूज़ होता है, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई है। इससे पहले जब आपने पढ़ा तो आपने पढ़ा कि काइटिन की बनी होगी सेलुलोज, फिर आपने पढ़ा कि पॉलीसेक्राइड्स की बनी होगी सेलुलोज, पर जो सेल वॉल पर जो सेलुलोज वर्ड आया वो सेलुलोज वर्ड से प्लांट्स में ही आता है कि इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। You will study the eukaryotic cell structure in the detail in chapter 8। तो चैप्टर 8 में प्लांट के बारे में नहीं, चैप्टर 8 में सेल के बारे में बताया गया है। अच्छा, बेसिकली आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सेल के बारे में, उसमें भी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल एक चैप्टर है, उसमें पढ़ा होगा कि सेल क्या है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ठीक है, कौन से एडवांस हैं, कौन से प्रिमिटिव सेल हैं, तो इसका आपको नॉलेज हो गया होगा। बट अगर मैं बात करूँ तो इसका डिटेल वर्जन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डीप में हम पढ़ते हैं सेल के बारे में। तो जो डिटेल वर्जन है वो आपको मिलेगा आपके चैप्टर 8 में, जो कि यहाँ पे सेल इज़ द यूनिट ऑफ लाइफ ऐसे करके चैप्टर का नेम है, जिसमें आपको डिटेल वर्जन मिलेगा प्लांट्स के बारे में, सेल के बारे में, कि कौन सा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको डिटेल में यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। चलिए वो चैप्टर भी हम कवर करेंगे।
सो प्लांट्स इंक्लूड, प्लांट में आपको क्या क्या मिलेगा, एल्गी मिलेगा, ब्रायोफाइट्स, टेरोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारी फाइलम्स हैं आपको मिलेंगी जिनको आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पढ़ने में आएगा कि कौन किसका क्या कैरेक्टर है और प्रिमिटिव कौन है, एडवांस कौन सा है, मतलब इस तरह से आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ लाइफ साइकिल, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट फेज, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। पहले जो फेज़ आएगी वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट फेज़ आएगी, मतलब इसमें स्पोर्स होंगे, और दूसरी जो फेज़ आएगी वो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट आएगी जिसमें गैमेट्स होंगे। नाउ दैट alternate with each other, the length of the haploid and diploid phase, जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज की जो लेंथ है, एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग ऑफ डिपेंड ऑन अदर। तो ये जो फेज़ है हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड की, इसमें से कुछ फ्री लिविंग भी होती हैं और कुछ किसी के ऊपर डिपेंड भी होती हैं। इस तरह की फेज़ आपको मिलेगी, ठीक है। सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स की टू डिस्टिंक्ट फेज में होती है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट की एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइट की, दैट अल्टरनेट विद ईच अदर। The length of the haploid and diploid phase are whether these phase are free living or dependent on other। तो कुछ फेज इसमें ऐसे भी है जो फ्री लिविंग है, कुछ ऐसे इसमें है जो किसी पे डिपेंड होके भी रहते हैं कुछ फेज। सो वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, जो भी अमंग इनके डिफरेंट ग्रुप्स हैं इन प्लांट्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस फेज़ को जो कि जो डिफरेंट फेजेस हमने देखा कि कुछ डिपेंड होते हैं कुछ नहीं डिपेंड होते, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, सो लास्टली यू विल स्टडी फर्दर डिटेल इन दिस किंगडम इन चैप्टर 3। इसके बाद का जो चैप्टर है किंगडम प्लांटे, उसमें आप इसका डिटेल वर्जन पढ़ेंगे। नाउ ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है। आगे बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। तो किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स जो कि लोकोमोशन करेंगे, एनिमल्स जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करेंगे, एनिमल्स जिनकी सेल यूकैरियोटिक होगी, एनिमल्स जिनमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, मल्टी सेलुलर होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं। तो दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। तो वही बात है, हेटेरोट्रॉपिक होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और इनके पास कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। They directly or indirectly depend on plants for food। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं फूड के लिए, या फूड पर्पज़ के लिए। लाइक उसको ऐसे समझिए, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, डाइजेस्ट देयर फूड इन इंटरनल कैविटी, ओके, एंड फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन ऑफ फैट। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि इंटरनल कैविटी में इनका फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा, और जो फूड स्टोर है, मतलब जो फूड स्टोर करने का तरीका है वो ग्लाइकोजन फेज पे फूड को स्टोर करें। ग्लाइकोजन क्या है, तो ये ग्लूकोज की एक फॉर्म है जिसमें ये लोग फूड को स्टोर करते हैं, या फिर ये फैट के रूप में फूड को स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है इंगेशन, मतलब ये एक प्रॉपर मेथड यूज़ करते हैं, इंगेशन करेंगे फूड को। जैसे कि इंगेशन का मतलब होता है माउथ तक की जो फूड, माउथ के अंदर जो फूड को रखते हैं, अपने बकल कैविटी में जो फूड को जब रखते हैं उसको हम इंगेशन टर्म देते हैं। तो वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंगेशन ऑफ फूड भी होगा। दे फॉलो डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न। एक डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न है इनके पास, लंबा है तो इतना लंबा हो सकता है, पतला है तो इतना पतला, मतलब कि एक डिफाइंड ग्रोथ है उसकी, कि मतलब इतना इस स्टेज में ये ग्रोथ होनी है, डिफाइंड ग्रोथ पैटर्न है। एंड ग्रोइंग इनटू अडल्ट दैट हैव अ डिफाइंड शेप एंड साइज। एक अडल्ट में एक शेप और साइज़ भी डिफाइन होता है कि इस तरह से शेप बनेगा मेल्स का, इस तरह से फीमेल का शेप बनेगा, मतलब वो। हायर फॉर्म शो एलाबोरेट सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। इनके पास सेंसरी पावर, मतलब एनिमेलिया ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे पास सेंस करने की पावर ज़्यादा होगी। अकॉर्डिंग अगर आप प्लांट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे प्लांट में कुछ ही चीज़ को वो सेंस कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर को, लाइट को और वाटर को, एयर को, बट वी हैव कैपेबल फॉर एवरीथिंग, वी हैव टू सेंस, लाइक हम किसी भी चीज़ को सेंस कर सकते हैं। उस तरह से हमारे पास सेंसरी जो टर्म है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। न्यूरोमोटर हमारे पास प्रेजेंट होगी जो कि और किसी में नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन का टर्म ये है, लोकोमोशन में कोई भी एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिस्ट की अगर हम बात करें तो वो प्लेस छोड़ता है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपना प्लेस छोड़ के कहीं आगे जाऊँगी, मतलब इस तरह से टर्म चलता है।
और अगर मूवमेंट की बात करें तो मैं एक ही जगह पे रह के बस हाथ पैर को मूव करा सकती हूँ, ये मूवमेंट है। प्लांट बेसिकली मूवमेंट शो करते हैं और एनिमल लोकोमोशन शो करते हैं, इस तरह का टर्म है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाय कॉपुलेशन, इट मीन्स मेल एंड फीमेल जम्स की मीटिंग ज़रूर होगी, कॉपुलेशन ज़रूर होगा, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, मतलब कि जायगोट बनना, फिर उसके बाद 8 सेल स्टेज 16 सेल स्टेज की स्टेजेस आना, इस तरह से। एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला आर डिस्क्राइब इन चैप्टर 4। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं इस एनिमलिया ग्रुप में, एनिमलिया किंगडम में, जो कि लोकोमोशन नहीं शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं। एक्सेप्शन कुछ हैं, जैसे कि पहली फाइलम जब आप पढ़ेंगे, देयर इज़ 11 फाइलम इन द किंगडम एनिमलिया, तो इसमें जो फर्स्ट फाइलम है पोरीफेरा, उसके सारे मेंबर्स आप सेसाइल पढ़ेंगे। सेसाइल मतलब मूवमेंट करते हैं बट लोकोमोशन शो नहीं करते। उसके बाद सिलेंड्रेटा पढ़ेंगे, सिलेंड्रेटा में कुछ मेंबर हैं जो मूवमेंट करते हैं और कुछ मेंबर लोकोमोशन भी करते हैं। इस तरह से आप इसको डिटेल वर्जन में पढ़ सकते हैं। Viridots, plants and lichens. In this 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens, and some acellular organisms like viruses, viridots and prions. These are briefly introduced here. जो वायरसेस, विरिडोस, प्रायॉन्स, लाइकेंस है, विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसको मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये आसेलुलर होते हैं, इनमें कोई भी सेलुलर कंपोजिशन आपको नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इतने छोटे होते हैं, जैसे कि आप एक बैक्टीरिया का अगर डायग्राम लें तो उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटे आपको ये मिलेंगे वायरसेस। सो इनको ब्रीफली, मतलब एक शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि ऑल ऑफ अस हु हैव सफर्ड the ill effect of common cold or flu know what effect viruses can have on us, even if we do not associate it with our condition. Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living. If we understand living as those organisms that have a cell structure, the viruses are non-cellular organisms that are characteristic by having an inert crystalline structure outside the living cell. इट मीन्स कि जब हम ये बात करते हैं कि कोल्ड हुआ है, किसी को कोल्ड होता है, किसी को फ्लू, मतलब ये जो भी डिसीज़ेस होती हैं तो वो किसके थ्रू, वायरस के थ्रू। जैसे कि आप जानते हैं वायरस में कोल्ड जो होता है वो राइनो वायरस की वजह से होता है, हमें कॉमन कोल्ड इसको बोलते हैं, तो ये सारे वायरस की वजह से। ये लिविंग, हम इनको लिविंग कंसीडर करें या नॉन लिविंग, इसके जो रीज़न ये है कि अगर हम इसको लिविंग कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें कोई भी ऐसा सेल स्ट्रक्चर या कंपोजिशन नहीं पाया जाता जिसकी वजह से हम इसको लिविंग कंसीडर करें। नॉन सेलुलर होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर इनके अंदर, इनके बाहर साइड, आउटसाइड में प्रेजेंट होंगे। अगर देखा जाए तो ये बाहर जब तक रहेंगे तो ये नॉन लिविंग है, बट किसी भी बॉडी को पाकर, किसी भी होस्ट को पाकर ये लिविंग लाइक बिहेवियर करते हैं, ये इनका कैरेक्टर है। तो ये 2 फिगर आप देख सकते हैं, एक फिगर है टोबैको मोज़ेक वायरस का, जो कि TMV भी इसको बोलते हैं, और एक है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये 2 फिगर आप देख सकते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस में RNA और कैप्सिड आप देख सकते हैं, कैप्सिड है, RNA साथ है इसके, और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA नहीं, इसमें जेनेटिक मटेरियल RNA को ही हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे RNA हम पढ़ते हैं। और ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, हेड, कॉलर एंड टेल। तो हेड वाला पोर्शन देख सकते हैं आप, और नेक्स्ट इसके गले, मतलब नेक का जो पोर्शन है उसको हम कॉलर कहते हैं, एंड देन शीथ एंड टेल फाइबर, टेल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको टेल फाइबर कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host. Would you call viruses living or non-living? इसका मीन अभी मैंने बताया, ठीक है। नो, वायरस मीन वेनम और पॉइजन फ्लूइड। वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम का मतलब होता है पॉइजन यानी टॉक्सिक सब्सटेंस, और पॉइजन फ्लूइड भी हम इसको कह सकते हैं। Dmitry Davorsky 1892 recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of the tobacco. जो डिमिट्री लैनोस्की उन्होंने 1892 में एक सर्टेन माइक्रोब्स को डिफाइन किया, जिसको जो टोबैको में डिसीज़ कॉज कर रहा था, उसको टोबैको मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। एंड देयर वर फाउंड टू बी सिमिलर, स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर MW measurement
1989 demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen virus and called the fluid as Contagium vibum fluidium infection living fluid। इसका मतलब ये है कि जब हमने वायरस को कैसे पता लगाया कि वो बहुत स्मॉलर है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि बैक्टीरिया फ़िल्टर। जब हम बैक्टीरिया का पता लगाते हैं तो एक बैक्टीरिया सॉल्यूशन होता है, उसमें फ़िल्टर करके बैक्टीरिया का पता लगाते हैं कि हाँ इसमें बैक्टीरिया है या नहीं। इसको बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर कहते हैं। तो उस बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर में बैक्टीरिया अंदर ट्रांसफ़र नहीं, मतलब वो फ़िल्टर नहीं हो पाती क्योंकि उसका साइज़ है तो वो उतना बड़ा होगा। बट उस फ़िल्टर में जो मतलब हुआ ऐसा था कि एक जार लिया गया था, जार में कुछ लीफ रखी गई थी, कुछ अच्छी लीफ थी। तो क्या हुआ कि वहाँ ऊपर से उस जो डिसीज़ पैथोजन वाली लीफ है उसका फ्लूइड को एंटर कराया गया। तो फ्लूइड जाके एंटर होके और उसमें जो अच्छी थी, जो फ़िल्टर में रखा गया था अच्छी लीफ, उसमें डिसीज़ कॉज हो गई। तो ऐसे पता लगा कि हाँ कि फाइनली जो वायरस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, बैक्टीरिया से भी ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि वो उस फ़िल्टर से बैक्टीरिया पास नहीं हो पाती है। बट हाँ ये वायरस जो है वो पास कर गया। ऐसे हमने वायरस का पता लगाया। तो ये हेल्दी प्लांट्स एंड नेम द न्यू पैथोजन, ये उन्होंने ही नाम दिया M.W. बेजरमैन ने वायरस। और वायरस को बोला कि एंड कॉल्ड फ्लूइड कंटागिनम वाइबम फ्लूइडम, और जो फ्लूइड मिला था उसको बोलते हैं कंटागिनम वाइबम फ्लूइडम इन्फेक्शन लिविंग फ्लूइड, इसको बोलते हैं। W.M. Santley in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystalline consist largely of protein। इन्होंने W.M. सैंटली ने 1935 को दिखाया कि हाँ क्रिस्टलाइज की बनी होगी, इनकी क्रिस्टल्स होंगे, लार्जली प्रोटीन से बने होते हैं ये। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस को एक तरह से पैरासाइट भी कहते हैं। ये अपनी होस्ट बॉडी को ढूंढते हैं, जो इनको होस्ट बॉडी मिल जाएगी तो ये एक लिविंग की तरह बिहेव करेंगे, अदरवाइज़ ये एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं एटमॉस्फेयर में। In addition to protein, virus also contain genetic material that could be either RNA or DNA। इनके पास बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA ही होता है, बट हाँ देयर इज अ सम जिनमें DNA हो सकता है। नो वायरस कंटेनिंग बोथ RNA DNA। A virus is a nucleoprotein and a genetic material in infectious in general viruses that infect plant have single stranded RNA and viruses that infect animal have either single or double stranded RNA or double stranded DNA। ये इनके पास RNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में होता है और ये इन्फेक्टेड करते हैं सामने वाले होस्ट बॉडी के RNA में इन्फेक्शन करते हैं या DNA में इन्फेक्शन करते हैं। इस तरह से ये हो सकते हैं। बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफेजेस, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया वायरस को जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, फेज का मतलब होता है खाने वाला बैक्टीरिया को। ठीक है, तो इसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आर यूजली डबल स्टैंडर्ड DNA वायरसेस द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैस्पिड। इनकी जो प्रोटीन की कोड है, ये वाला फिगर आप देख रहे हैं, तो इसमें जो ये प्रोटीन की कोड आपको बाहर दिख रही है उसको हम कैस्पिड कहते हैं। ठीक है, और इनके पास बेसिकली आपको पता ही है कि इनके पास RNA होता है। एंड द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैस्पिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैस्पोमर्स। उसकी एक स्मॉल यूनिट को हम कैस्पोमर्स बोलेंगे कैस्पिड की। प्रोटेक्ट द न्यूक्लियाई एसिड, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं ये। These caspomers are arranged in helical or polyhedral geometric form. Virus cause disease like mumps, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in human is also caused by virus. In plant, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing, and vein clearing, roughing, and stunning growth. ये डिसीज़ कॉज करते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है कैस्पोमर्स का, वो अरेंज होते हैं हेलिकल में और पॉलिहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में। जो वायरस जो डिसीज़ कॉज करते हैं, तो आपने बहुत सुना होगा, मम्स, स्मॉल पॉक्स जिनको छोटी माता कहते हैं, हर्पेस, इन्फ्लुएंजा बीमारी कॉज करते हैं, एड्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा बहुत, एड्स के बारे में होता है। ठीक है, एड्स भी कॉज करते हैं, वायरस के थ्रू एड्स कॉज होता है, जो कि एक HIV नामक वायरस है जिसकी वजह से
इन प्लांट्स में अगर देखें तो प्लांट्स में मोज़ाइक वायरस, टोबैको मोज़ाइक वायरस की वजह से डिसीज़ कॉज होती है, जिसके सिम्टम्स ये हैं कि मोज़ाइक फॉर्मेशन होगा, लीफ रोल हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, येलोइंग दिखेगी, वेन क्लियरिंग दिखेगी, डार्फिज में स्टर्निंग ग्रोथ दिखेगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी डार्फिज में, इस तरह का कंडीशन आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विरियोड्स। विरियोड्स इन 1971 T.O. Daniel discovered a new infection agent that was smaller than virus and caused potato spindle tuber disease. इट मीन्स अब आप देख रहे हैं कि ये तो वायरस से भी ज़्यादा छोटा है, मतलब वायरस से ज़्यादा छोटा है, और इसको 1971 में डिस्कवर किया था इन्फेक्शन एजेंट, जिसको बोलते हैं हम ट्यूबर डिसीज़। ठीक है, एक स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़, पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिसीज़ को देखा गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे इसको बताया गया। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री RNA, इनके पास फ्री RNA मिलेगा। इट लैक द प्रोटीन कोड, इनके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं मिलता है। फाउंड इन वायरसेस में मिलेंगे। हैंस द नेम विरियोड्स। द RNA ऑफ विरियोड वॉज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, इनके पास RNA का मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होता है, इसलिए इनका नाम है विरियोड। प्रांस की बात करें तो इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ abnormally folded protein. The agent was similar in size to viruses. प्रियॉन्स के एजेंट वायरसेस से सिमिलर होते हैं, मतलब उनके ही साइज़ के होंगे, जितने बड़े वायरस होंगे उतने ही बड़े प्रियॉन्स भी होंगे। These agents were called prions. The most notable disease caused by prions तो are bovine spongiform, यूकैरियोटोपी, BSE कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज़, जो कि न्यूरो पे अटैक करती है। ये जो प्रियॉन्स है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पे अटैक करते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ देते हैं, जिसकी वजह से इनमें होता है मैड काउ डिसीज़। आप इसके नाम से ही पता लगा है, मैड काउ डिसीज़ मतलब काउ जो है वो थोड़ा सा उसमें न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से वो पागल होने लगती है। इन कैटल्स, ये कैटल्स में होते हैं। इट्स एनालोगस वेरिएंट CR जोसेफ डिसीज़, CJD डिसीज़ इन ह्यूमन में ये भी करती है, ये भी एक तरह से न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है जो ह्यूमन में कॉज होती हैं। इस तरह से ये न्यूरॉन पे इफेक्ट करने वाली डिसीज़ को कॉज कराते हैं प्रियॉन्स। लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन से रहते हैं, आपने पढ़ा होगा। म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन, जैसे कि बिटवीन एल्गा एंड फंजाई। एल्गा आपने देखा है कि प्लांट किंगडम में आता है, फंजाई आपने देखा कि फंगस फंजाई किंगडम में आएगा। बट तो alga component is known as phycobionts and fungi component is mycobiont। alga के जो component है उसको phycobiont बोलते हैं, fungi के जो components होंगे उसको mycobiont बोलेंगे। दो जिसमें से phycobiont एक autotrophic है, which are autotrophic, and mycobiont is heterotrophic रिस्पेक्टिवली। होता क्या है कि alga prepare food for fungi, alga जो है फूड प्रिपेयर करता है fungi के लिए, एंड फंजाई प्रोवाइड करती है उसको मिनरल्स, अब्जॉर्ब करेगी मिनरल और प्रोवाइड करती है एल्गी को मिनरल देती है। ठीक है, और इसके बदले उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। इस तरह से इन दोनों का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसकी वजह से दोनों सर्वाइव करते हैं। तो एल्गा प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर एंड अब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन saw lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms within them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted area. Lichens जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन मतलब बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं, और ये पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। और ये एक तरह से देखा जाए तो एल्गा और फंजाई के बीच में होने वाला सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन है उसको ही हम क्या कहते हैं, लाइकेन। सो इन दिस चैप्टर बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का जो हमारी लास्ट सीरीज़ थी वो अब फिनिश हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। सो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। मैं और भी बेटर कंटेंट आपको ला के दे दूँगी। आपको किसी भी टॉपिक से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जो आपको मैं शेयर करूँगी। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय।